एक तरफ मिस्टर एडी अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए किचन से अभी जस्ट बाहर की तरफ निकले थे और अभी वो वेदांत से अपडेट मांगने वाले थे कि आखिर कब तक पहुंचने वाले वो। बर्दाश्त नहीं कर सकते थे मिस्टर एडी की वैष्णवी उनके बेड पर सो रही है। वो लड़की जिससे वो इतनी नफरत करते हैं, उसके पूरे खानदान से नफरत करते हैं। आखिर उस लड़की ने इतनी हिम्मत कैसे कर दी कि वो मिस्टर एडी के सीक्रेट्स के बारे में जानना शुरू कर दी। इतने गट्स आ कहाँ से रहे उसके अंदर। वो तो जब होश में आएगी तब एडी आराम से पूछेंगे उससे, सवाल भी करेंगे और उसी हिसाब से उसे पनिशमेंट भी मिलने वाली थी। और इस बार तो इतनी बदतर कि शायद वो लड़की बर्दाश्त भी ना कर पाए, क्योंकि मिस्टर एडी को ये ज़रा भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनके मामले में या उनकी प्राइवेसी में दखलंदाजी दे। बेड पर शिकन भौवे सिकुड़ी हुई, आंखें हल्की छोटी, वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए थोड़े तेज़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनके कंधे के साथ किसी का सीना बहुत ज़ोर से टकराता है और दोनों के बीच में एक अजीब सी टक्कर हो गई थी। लेकिन अपने जगह पर एडी तो खड़े रह जाते हैं, लेकिन दूसरे शख्स जो कि ऑलमोस्ट अपनी जगह से डिसबैलेंस होते हुए नीचे की तरफ गिर रहे थे। जैसे ही अभी उन्होंने एडी का हाथ थामा था अपने आप को संभालने के लिए, लेकिन जानबूझकर के एडी ने अपना हाथ छोड़ दिया था और कोई धड़ाम से गिरते हुए बस इतना ही बोलता है, व्हाट द फक। लेकिन बोलते बोलते जैसे उनकी नज़र पड़ती है यहाँ ऊपर खड़े यानी कि सामने खड़े आदमी पर, जिसकी नज़र अभी नीचे की तरफ ही मिस्टर वेदांत की तरफ घूर रही है, वो तुरंत ही अपने मुंह पर अपना हाथ रखते कहते हैं मैं वो फिसल गया। लेकिन एडी साहब इसका कोई जवाब नहीं दिए थे, बस वो तुरंत ही उन्हें उठने का इशारा कर दिए थे। वेदांत भी थोड़े स्ट्रिक्ट लहजे में अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, ऐसे गिरता नहीं हूँ मैं, पता नहीं कैसे तुम्हें देखकर, आपको देखकर फिसल। लेकिन इस बात का क्या मतलब था? पीछे से दोनों स्टाफ जो कि अपने अपने मुंह पर हाथ रख करके हंसना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर दोनों लोग इतने खतरनाक हैं कि दोनों के मुंह से उनकी हंसी बाहर की तरफ निकल ही नहीं पाई थी। फाइनली अब वेदांत आ चुके थे एडी साहब के कमरे में और वो कमरे की हालत को देखते हुए कहते हैं, हो वाओ, ऐसा है आपका कमरा। हमें तो कभी देखना नसीब ही नहीं हुआ ना। तभी मिस्टर देशमुख उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें कमरा देखने के लिए नहीं बुलाया। तभी वेदांत जो आगे बढ़ते हुए बेड की तरफ देखकर कहते हैं, ओह, तो आप अपनी बीवी देखने के लिए मुझे बुलाए हैं। अच्छी है। ये सुनते ही एडी का हाथ एकदम से अब कड़क होने लगा था। उनके हाथों की वेन्स अब नजर आ रही थी यहाँ पर वेदांत जी को भी, जिससे वो हल्का दूर होते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है सिचुएशन ठीक लग रही है, कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं है। फीवर वगैरह भी लगता है तो उससे चेहरे पर हल्की लालिमा आ जाती है। काफ़ी गोरी है तो उससे चेहरे पे भी समझ में आ। लेकिन एडी को अजीब लग रहा था कि ये सब क्यों बता रहा है, पहले जान तो ले कि आखिर हुआ क्या है। अभी थोड़ी देर पहले 2nd फ्लोर से गिरी है। आई होप सो कि मरी ना हो, और अगर मरने की हालत में हो तो पहले ही मुझे इन्फॉर्म कर दो, कम से कम इसे अपने घर से बाहर तो कर दूंगा। इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। तभी वेदांत अपना मुंह डिस्कस्टिंग सा बनाते हुए कहते हैं, नर्स चेक करिए हार्ट बीट। सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी वो जैसे अभी वैष्णवी की तरफ झुके ही थे मिस्टर वेदांत, लेकिन तुरंत ही एडी उनको रोकते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो। वेदांत अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, चेक तो करना पड़ेगा ना चोट कैसे लगी है। तभी अपना हाथ दिखाकर वेदांत को रोकते हुए कहते हैं, ये बैक के बल गिरी थी तो ऑब्वियसली सर या पीठ पर चोट लगी होगी। आई थिंक उसकी बॉडी का एक्सरे करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अपनी नर्स से कहो चेक करें। ये सुनते वेदांत जो हल्का अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहते हैं, पर क्यों? मैं अगर हाथ लगाऊंगा तो आपको तकलीफ होगी? नहीं, मतलब अगर होगी तो आप बता सकते हैं। तभी वो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। अपने स्टाफ से बोलो कि। तभी वेदांत उनको शांत करते हुए कहते हैं, ओके ओके फाइन, तुम लोग चेक करो, देख लो कहीं स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। स्टाफ ने वैष्णवी को पूरी तरह से अब फ्लिप कर दिया था और उनके बैक पर अपना हाथ रखते हुए उसे हल्का हल्का प्रेस कर रहे थे कि कहीं स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आई है। स्टाफ जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नो सर, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई चोट भी नहीं आई है। लेकिन ये तो मिरेकल था, 2 फ्लोर से गिरने के बावजूद भी उसे चोट ना लगी हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस बारे में तो एडी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो तो झाड़ और फूल पत्तियों पर गिरी थी, वो तो ज़मीन पर गई नहीं थी। अगर ज़मीन पर गई होती तो वाकई चोट ज़्यादा लगती। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो ये बेहोश क्यों है। और तभी वो एक स्टाफ की तरफ घूरते हुए कहते हैं, पानी फेंको इसके मुंह पर। लेकिन वेदांत उनको बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, अरे नहीं, ये क्या तरीका है, ऐसे पानी नहीं फेंक सकते। हो सकता है थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गई और ज़बरदस्ती उठाना ठीक नहीं होगा,
बॉडी रिकवर मोड पर होती है ऐसे टाइम पर। अगर ज़्यादा पेन वगैरह होगा और इंटरनल चोट होगी तो समझ में नहीं आएगा हमें। कल एक्सरे करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल ले आकर। पर एडी ने बहुत ही वियर्ड लुक दिया था यहाँ सामने खड़े वेदांत को और अपना कंधा उचकाते हुए कहते हैं, इसे हॉस्पिटल कौन लेकर आएगा? और अगर मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो तो सोचना भी मत। तभी वेदांत जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं आ जाऊंगा लेने के लिए सुबह 10 बजे तक। मैं खुद कि वो वहाँ से जाते जाते एक और बार एडी की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, और हाँ, इसे अपने पैरों पर चलने मत देना। हो सकता हो अगर कोई प्रॉब्लम हो बैक में तो वो ज़्यादा बढ़ सकती है। होप सो कि अपने गोद में उठा करके। ये सुनते ही एडी जो अपने हाथ में कुछ तो ऐसा ढूंढ रहे थे कि वो फेंक करके इस आदमी को मार सके, उनकी तरफ जैसे जैसे अभी एडी के कदम बढ़ रहे थे वेदांत पीछे होते हुए कहते हैं, मैंने बस बताया है, सजेशन दिया है, मर्जी आपकी है। नहीं, इस बात पर एडी उनको थोड़े गुस्से भरे लुक देते हुए कहते हैं, मैं इसे कैसे उठाऊंगा? वेदांत ने बहुत ही सिंपली जवाब दिया था, हाथ से, और कैसे उठा सकते हैं? तभी वो एक बार वैष्णवी की तरफ देखे थे और अपने हाथ की तरफ, और तुरंत अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, नो वे, मैं नहीं उठा सकता इसे। इस बात पर वेदांत जो अपने चेहरे पर एक हल्की से स्माइल आते हुए कहते हैं, क्यों, हाथ में उतनी ताकत नहीं है क्या? मुझे तो लगा था जिम करते हैं तो कुछ तो फ़ायदा होगा। खैर, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कहिए मैं किसी मेल स्टाफ को भिजवा दूँ, शायद कोई वार्ड बॉय वगैरह। लेकिन ये तो सिर्फ वेदांत का टॉन्ट था जो कि बिल्कुल भी एडी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तुरंत ही उन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिए थे और उस बहुत नाटक चल रहा है तुम्हारा, एक बार बस तुम उठो, उसके बाद तो मैं उठा करके डायरेक्टली भगवान के पास ही फेंकूंगा। ये बोलकर कि वो भी काफ़ी ज़ोर से दरवाजे को बंद नहीं किए थे, ऐसा लगा था जैसे कि दरवाजे पर ही अपना गुस्सा उतारे हों। फाइनली वेदांत और यहाँ के आए हुए दो स्टाफ बाहर निकल चुके थे और वहीं मिस्टर एडी जो कि अभी अपने स्टडी रूम में जाकर के चुपचाप बैठे हुए थे। अंदाज़ा हुआ था कि ये दानव तो बाहर निकल चुके, वो तुरंत ही उठ करके बैठ चुकी थी और अपने आसपास देखती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। वो तुरंत ही अपने आप को प्रॉपरली खड़ा की थी और अपने पैर, अपने हाथ, अपने कमर वगैरह को मोड़ रही थी कि कहीं वाकई उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। बस एक दो खरोच ही आई थी उसको, जो कि बहुत ही ज़्यादा मामूली थी वैष्णवी के लिए। वो तुरंत ही शीशे के सामने खड़े होते हुए कहती है, हाय, आज तो महादेव ने बचा। लेकिन ये बोलते 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 उससे वो लम्हा अचानक ही अपने दिमाग में याद आना शुरू हो जाता है जब बहुत ही प्यार से एडी ने उसे अपने गोद में उठाया था। वो बात अलग थी कि उसमें प्यार तो कहीं नहीं छुपा था, लेकिन उनके कड़क कड़क हाथ बेचारी की कमर पर निशान छोड़ दिए थे, जिस निशान को वो अभी अपनी साड़ी को हल्का हल्का हटा करके देख रही थी। जहाँ जहाँ उनकी उंगली पड़ी थी वहाँ वहाँ उसका गोरा गोरा बदन एकदम से लाल पड़ गया था, जिससे वो बेचारा सा मुँह बनाते हुए कहती है, सच में दानव का ही हाथ है, इतना कड़क। ये बोलते बोलते वो जैसे ही अपनी नज़रों से खुद की नज़र मिलाई थी शीशे में देखते हुए, अचानक उसके चेहरे के हाल थोड़े से बदलने लगे थे। उसके प्यारे प्यारे चेक बोन जो कि अब हल्का हल्का रेड हो रहे थे और वो एकदम से अपने आप को चुटकी बजा करके वापस लाते हुए कहती है, ओए नहीं, ऐसा वैसा मत सोचना, वो तो उनकी मजबूरी थी, इस वजह से उठा दिए, वरना देखा ना भी क्या वार्निंग देकर गए कि डायरेक्टली ऐसा फेंकूंगा कि भगवान के पास ही उठकर चली जाऊंगी। ऐसे कैसे, दानव है, कोई भगवान नहीं, और मेरे महादेव जब तक नहीं चाहेंगे मैं नहीं मरने वाली। इन्हें क्या पता कितने बार मौत को टक्कर देकर वापस आई हूँ मैं। वैष्णवी तो बार बार इस बात को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी कि इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई जो इतना ज़्यादा ब्लश किए जा रही है, लेकिन उसके अंदर की प्यारी सी वैष्णवी जो उसे बार बार इस बारे में याद दिलाए जा रही थी कि देखो ना कितना ख्याल रखते हैं वो, तुम्हारे लिए डॉक्टर्स भी बुलाए और ऊपर से तुम्हें अपने गोद में भी उठाए। हाय, अभी ये बोलते बोलते वो जैसे अपने चेहरे पर अभी स्माइल आई थी, लेकिन तभी अचानक ही किसी के कमरे की तरफ आने की आहट सुनाई देती है, जिससे वो धड़ाम से पीछे की तरफ लेट गई थी। उसी तरह से अपनी आंखें बंद और अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ ली थी कि अगर मिस्टर एडी अंदर आते भी हैं तो उसका चेहरा ना देखें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ब्लशिंग उसको आज मरवा डाले। उसके चेहरे पर जो मंद मंद मुस्कुराहट आ रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि उनके आते ही वो थोड़ी और बढ़ जाए और एडी को शक हो जाए कि ये तो बेहोश ही नहीं है। अंदर आते आते एडी साहब पहले तो अपने फाइल की तरफ देख रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे कि वो तो इस लड़की की ज़रा भी केयर नहीं करते, लेकिन ना जाने क्यों उनकी नज़र फाइल से हट करके एक बार के लिए उस लेटी हुई लड़की की तरफ चली गई थी। अभी तक ऐसे बेहोश पड़ी है, उन्हें तो अंदाज़ा था कि शायद अब उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी होंगी,
वो जाकर के उसके ठीक बगल में खड़े होते हैं और फिर 2-3 बार तेज से आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, तुम उठ रही हो या फिर तुम्हें उठा करके मैं बाथिंग टब के अंदर डालूं? कोई रिस्पॉन्स नहीं था वैष्णवी का। ऐसे ही 2-3 और वार्निंग्स मिली थी, लेकिन जब उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये तो वाकई अनकॉन्शियस है, वो हल्का हल्का उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, ठीक से चेक भी नहीं किया उस वेदांत ने। अगर तुम्हें सच पर चोट लगी होगी और कहीं ब्लड क्लॉट हो गया होगा तो एक। लेकिन मिस्टर ये तो भूल ही गए थे कि उन्होंने खुद वेदांत जी को रोका था अपनी बीवी को हाथ लगाने से। शायद उनको पसंद नहीं आया था कि उनकी बीवी को कोई हाथ लगाए या अजीब नज़रों से देखे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वो तो इस लड़की को अपनी बीवी तक नहीं मानते थे। सौदे में आई हुई दुश्मन के घर की लड़की तो थी ये, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। फिर इतनी फिक्र क्यों? वो उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, तुम्हारे सर पर अगर चोट लगी होगी तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, और अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो बहुत ज़्यादा What the fuck I'm thinking? अब उनसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो किसी भी हालत में इस लड़की को अब होश में लाना चाहते थे ताकि ये लड़की उनसे बात कर सके, कम से कम अपनी आंखें तो खोले। अगर ऐसे मर वर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए। वैसे भी पूरी दुनिया एडी को तो विलन ही समझती थी और सबको यही लगेगा कि पक्का एडी ने ही मार दिया होगा उस लड़की को। जिया भी रात भर सोया नहीं करती थी, लेकिन अपने चाचू के कहने पर वो बस चुपचाप लेटी हुई थी ब्लैंकेट ओढ़ करके। जैसे ही दरवाज़ा खुला था वो चिहुक करके उठ गई थी। जैसे वो उठी थी, यहाँ एडी उसको तुरंत ही अपने साथ अपने कमरे की तरफ ले जाते हैं और तभी उसको एक टास्क देते हुए कहते हैं, किसी भी हालत में 5 मिनट के अंदर उस लड़की को उठाओ तुम। मुझे नहीं पता, वो होश में आ जानी चाहिए। मेरा दिमाग ख़राब करके रखे हो तुम लोग। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, 25 और आ जाती है। 5 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, उसे किसी भी हालत में होश में लाओ। और ये बोलते हुए वो फिर से जा चुके थे अपने स्टडी में। जिया जल्दी जल्दी अंदर की तरफ भागती है और जैसे ही उसने अभी अपने हाथ ले जा कर के वैष्णवी की कमर के पास रखा था, क्योंकि वहाँ पर कुछ उंगलियों के निशान नजर आ रहे थे, वो बड़े प्यार से अपनी एक उंगली से उस जगह को रब करते हुए कहती है, ये क्या हुआ आपको चाची? इतनी चोट कैसे? हे भगवान, आप इतने ऊपर से गिर गई और अब चाचू कह रहे कि मैं आपको होश में लाऊं। लेकिन ये निशान कैसे हैं? ये तो किसी की उंगली के निशान लग रहे हैं। आपको किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ा क्या? और ये बोलते हुए वो लगातार अपने हाथ को उसके कमर पर रब किए जा रही थी। तभी वैष्णवी हल्का हल्का हिलना शुरू कर दी थी और कभी अपने चेहरे को एक तरफ मोड़ती तो कभी दूसरी तरफ। अभी जिया का ध्यान वैष्णवी के चेहरे की तरफ गया ही नहीं था, वो तो उसके कमर पर ही लगातार देखे जा रही थी। गोरे गोरे कमर पर ये लाल लाल 4 उंगलियों के निशान। वो हल्का हल्का उसकी कमर पर अपना हाथ जोर से दबाते हुए उसके पीछे की तरफ देख रही थी कि कहीं कमर के पीछे भी चोट तो नहीं लगी, लेकिन वहाँ भी बस एक उंगली का निशान ही नजर आ रहा था। और वो एकदम से घबराते हुए कहती है, ये क्या है? किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश? लेकिन इस बात पर धीरे से वैष्णवी हंसते हुए कहती है, हाथ हटाओ, मुझे गुदगुदी लगती है। जिया एकदम से अपना हाथ पीछे की तरफ करती है और 2-3 कदम पीछे होते हुए कहती है, ये आवाज़ कहाँ से आई? ये तो बेहोश थी ना? तो बोला था। वैष्णवी एकदम से उठ कर के बैठ गई थी और ये देखते ही जिया एकदम से पीछे होते हुए कहती है, चाची। बेचारी के बाल पूरी तरह से खुले हुए थे, जिसकी वजह से जिया थोड़ा घबराना शुरू कर दी थी उसे इस हालत में देख कर के, क्योंकि अभी तक तो बेहोश थी, अचानक से उठी भी तो ऐसे, पूरे बाल बिखरे हुए और साथ ही यहाँ होठों पर हल्की हल्की स्माइल। और जिस तरह से वो हंस रही थी, बहुत ही वियर्ड लग रहा था ये सब जिया को। एक तो इसके परिवार में किसी के मुंह से हंसी निकल जाए, बहुत ही रेयर केस होता था ये, और यहाँ पर वैष्णवी जी। तभी जिया अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं सपना देख रही हूँ। और ये बोलकर के वो खुद को ही चिंगोटी काटना शुरू कर देती है, लेकिन उससे भी क्या फ़ायदा था। तभी वैष्णवी खड़े होते हुए कहती है, अरे रिलैक्स, मैं ही हूँ, आत्मा नहीं हूँ मैं, इतना क्यों डर रही हो मुझसे? और वो जिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम बहुत प्यारी हो, इतनी देर तक तुम्हारे चाचू मुझे नहीं जगा पाए, उन्हें लगा कि मैं बेहोश हूँ। तभी जिया थोड़ा डरते हुए कहती है, चाची आप नाटक कर रही थी, वो भी इतनी देर से? तभी उसके मुंह पर धीरे से वैष्णवी अपना हाथ रखते हुए कहती है, किसी को बताना नहीं, और अपने उस अति डरावने चाचू को तो बिल्कुल नहीं। अगर उन्हें पता चला ना तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी सुन करके जी अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, वो तो पक्का करेंगे, आप ये नाटक कंटिन्यू करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको होश आए और
चाचू को पता लगे वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। और आप इतनी देर से एक्टिंग, वो भी उनके साथ, वो तो सबकी एक्टिंग पकड़ लेते हैं। तभी वैष्णवी अपना बाल पीछे की तरफ झटकते हुए कहती है, मेरी एक्टिंग कोई पकड़ पाए? ऐसी मामूली एक्टर थोड़ी ना हूँ मैं। अभी जिया और वैष्णवी में यही बातें चल रही थी कि तभी अचानक से जिया को एहसास हो गया था कि उसके चाचू अब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जिससे वो तुरंत ही वैष्णवी का हाथ पकड़ते हुए उसे तुरंत ही बेड पर लिटाते हुए कहती है, चाची आप ना प्लीज़ ऐसे बेहोशी रहो, वरना। लेकिन वैष्णवी को याद था क्या बोल कर गए थे उसके चाचू। अगर अगर वो नहीं उठा पाती वैष्णवी को तो जिया को डांट पड़ती या फिर शायद मार भी, जिससे वो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, जो होगा मैं सह लूँगी, तुम परेशान मत हो। तुम्हें तो बोला था ना तुम्हारे चाचू ने कि अगर मुझे नहीं उठाई तो तुम्हें प्रॉब्लम देंगे, बेहतर है कि मैं ही सह लूँ। और तुम जाओ अपने कमरे में और बोल देना कि चाची उठ गई हैं। ये सुनती जिया जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, ठीक है, बट आप चाचू को जानते ही नहीं है, उनका गुस्सा बहुत खत। लेकिन तभी वो अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, बस बस सब जानने लगी हो तुम्हारे चाचू के बारे में। दिन का गुस्सा रात में प्यार बन जाता है उनके। तुम जाओ, और अभी तो रात का वक्त है, मैं उन्हें संभाल लूँगी। तभी जिया एकदम से कंफ्यूज होते हुए अभी अपनी चाची की बात सुन पाती, लेकिन तब तक उसे एहसास होता है कि उसके चाचू अब बहुत ही करीब आ चुके हैं कमरे के। वो बहुत ही अच्छे से वाकिफ थी अपने चाचू के फूट स्टेप से। वो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ आती है, लेकिन जैसे अभी वो दरवाज़ा खोली थी, बाहर से भी मिस्टर एडी अंदर की तरफ ही आने वाले थे, चेक करने के लिए कि आखिर वो लड़की जो कि खुरापात कर रही थी वो फाइनली अब होश में आई है या नहीं। जैसे ही उसे चुपचाप बैठा हुआ देखे थे अभी भी बेड पर, तुरंत ही वो जिया को यहाँ से जाने के लिए कह दिए थे। वो तो यहाँ से भागे थे, लेकिन अभी भी इसी कन्फ्यूजन के साथ कि आखिर चाची को चाचू से डर क्यों नहीं लग रहा। आखिर वो ऐसा भी क्या देख ली हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोई वहम हो गया है, क्योंकि जिया की भी बहुत बुरी वाली फटती थी अपने चाचू से। फाइनली एडी जो अंदर की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ा रहे थे और वहीं वैष्णवी के चेहरे पर धीरे धीरे स्माइल आती जा रही थी, वो समझ चुकी थी कि ये इंसान उसे कुछ भी नहीं करने वाले। जितने बुरे ये दिखते हैं उतने बुरे हैं नहीं। अभी भी वो उनके बेड पर ही बैठी हुई थी। पहले तो उन्हें वेदांत की कही हुई बात याद आती है, इसे चलने मत देना वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एडी को इस बात का डर था कि चलो होश में तो आ गई, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये अपने कदमों से खड़ी हुई और पता चले इसके कमर पे थोड़ी बहुत जोर पड़े और कमर फ्रैक्चर ही कर जाए तो तब तो न जाने कितने टाइम के लिए अब एडी को वैष्णवी को अपने गोद में उठा करके घूमना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे अभी एडी फाइनली वैष्णवी के सामने आकर खड़े हुए थे, वो भी जल्दी जल्दी हड़बड़ा कर खड़े होना शुरू कर देती है, लेकिन तुरंत ही वो उसको कंधे से पकड़ करके पीछे ऑलमोस्ट बेड पर धक्का दे दिए थे, जिससे वो आधे बेड पर लेटी और बाकी के उसके आधे पैर जो कि ज़मीन पर ही थे। और ये देखते हुए वो थोड़ा सा घबरा गई थी कि आखिर उसके साथ ये क्या कर रही है। वैष्णवी इस एहसास से थोड़ा घबरा गई थी कि आखिर आखिर एडी जी ये क्या कर रहे हैं। कहीं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करने वाले, कहीं उसके इस चोरी की सज़ा वो उसे, नहीं नहीं, इतना भी गलत नहीं सोचना चाहिए उसे। को अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत निगाहों से देख रही थी और लगातार यही सोच रही थी कि ये करने क्या वाले हैं। अभी वो उठ पाती है, लेकिन तब तक वो अपनी एक उंगली दिखा करके उसको वार्निंग देते हुए कहते हैं, सुबह तक ऐसे लेटी रहोगी, 10 बजे तक तुम्हें उठना भी नहीं है, उसके बाद रेडी होकर के मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी। ये सुनकर के वैष्णवी बस अपने सर को हाँ मिलाए जा रही थी। तभी उसकी तरफ हल्का जैसे क्लोज आकर के हल्का बेंड ही हुए थे कि तभी वैष्णवी पीछे खसकते हुए कहती है कि क्या क्या है। उसको इस तरह से घबराता देखकर के एडी को मज़ा आ रहा था कि कम से कम चलो इसी तरह से ये डर तो रही है। तभी वो अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहते हैं, अगर कल एक्सरे में कुछ नहीं आया ना तुम्हारे, उसके बाद देखो हड्डी टूटना किसे कहते हैं मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। वो ज़्यादा देर इस लड़की का चेहरा देखना नहीं चाहते थे। अभी वो यहाँ से मुड़ पाते, लेकिन तभी अचानक ही उनके दिमाग में कुछ क्लिक किया था, जिससे वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, एंड वन मोर थिंग, एडी को जानने का बहुत शौक है ना तुम्हें। आज के बाद तुम्हें एडी को जानने के लिए बालकनी पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के। मैं खुद तुम्हें बताऊंगा कि लोग मेरे सामने आकर के कांपना क्यों शुरू कर देते हैं। वो खौफ अब तुम अपने अंदर महसूस करोगी। अभी तो तुमने मेरा 1% भी टॉर्चर नहीं झेला है। जिस दिन झेलना शुरू करोगी मौत आसान लगेगी तुम्हें, मिस वैष्णवी रघुवंशी। ये बोलते हुए वो अब बाहर निकल चुके थे कमरे से। तुरंत ही वैष्णवी उठ कर के बैठती है और
और अपने दिमाग में अपने उन सारे सिनेरियो को लगातार चलाए जा रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले वो जिया के साथ थे। वो कितने प्यार से बात कर रहे थे जिया के साथ। नहीं, मतलब इतना भी प्यारा टोन नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी केयर तो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो उसे अजीब तरीके से सुना कर चले गए। क्या ये दोनों आदमी एक ही हैं, या फिर मुझसे कुछ ज़्यादा ही नफरत है इनको? पता नहीं, क्या इतना काम करवाने के बाद भी इनका टॉर्चर ख़त्म नहीं हुआ? और क्या करेंगे मेरे साथ? वो तो अब शायद वैष्णवी के महादेव ही समझ सकते थे कि अब इसके आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। एडी को जानने के बारे में उसने अपना पहला स्टेप बढ़ाया था, लेकिन अब एडी की बारी थी। और अगर वो स्टेप बढ़ाते तो वैष्णवी की हालत तो बुरी होनी ही थी। आज उनका गुस्सा जिस लेवल पर था, या तो वो आज वैष्णवी पर बहुत बुरी तरह से हाथ उठा देते, लेकिन ये उनके संस्कार में नहीं था। वो किसी आए हुए सो कॉल्ड बीवी पर भी किसी भी तरह से कोई वायलेंस नहीं करना चाहते थे। हाँ, वो उसे टॉर्चर करते, बुरी तरह से उसे काम करवाते, उसे रुला देते या फिर उसे बहुत ज़्यादा डरा देते, लेकिन हाथ उठाना ये नहीं हो पाएगा उनसे। लेकिन किसी ना किसी पर तो गुस्सा निकालना ही था। आज वो वैष्णवी को ज़्यादा टॉर्चर इस वजह से भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी उसके कमर की हालत अगर बुरी हो गई तो बेचारे को न जाने कितने दिन तक इस लड़की को अपनी गोद में ढोना पड़ेगा, और ये तो उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वहीं उनके राइवल में से एक आदमी पकड़ाया था, जो कि उनका डायरेक्ट राइवल तो नहीं था मगर एक बहुत ही शातिर राइवल का आदमी था। वो रांच से आज उन सारे आदमियों के बारे में पूछ रहे थे जिसको जिसको उन्होंने अपने उस काले कोठरी में बंद करवा कर रखा है, जो कि उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार जगह थी क्योंकि वो अपना गुस्सा वहीं पर जाकर निकाला करते थे, लेकिन उनके राइवल्स के लिए वो जहन्नुम था। दिनेश ठाकुर का आदमी वहीं पर मौजूद है सर। आपके खिलाफ कोर्ट में भी उसने गवाही दी थी और उसे लगा कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, उसका कोई ख़ास काम भी नहीं बचा है। तो तभी वो राम से कहते हैं, तुम कॉटेज पहुंचो, थोड़ी देर में मैं भी आता हूँ। वो एरिया तो सुनसान था, लेकिन वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग जिसके मुंह पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, एक एक करके एडी उनका शिकार किया करते थे, जैसे कि उन्हें इन सारे काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो। वो थोड़ी देर बाद अब उसी कॉटेज में पहुंचे थे जहाँ पर सिर्फ एक बल्ब का रोशनी नज़र आ रहा था, बाकी पूरी जगह पर अंधेरा था। वहीं सामने बैठा ये आदमी जो कि अपने चेहरे को बार बार नाम में हिलाया जा रहा था क्योंकि उसके ठीक सामने अभी 3-4 सांप अपना फन दिखाते हुए उसे लगातार डराए जा रहे थे और कमांड का वेट कर रहे थे कि जैसे ही अब एडी साहब का कमांड मिलेगा वो तुरंत ही इसे डसना शुरू कर देंगे। लेकिन इतनी आसानी से वो उसे जहर नहीं देने वाले थे। वो तो इस आदमी की आंखों में खौफ देखना चाहते थे। बुरी तरह से ये कांपता हुआ आदमी जो उनके ठीक सामने बैठा हुआ था वो लगातार उन चारों सांपों की तरफ देख रहा था। हालांकि डेंजरस इंसान है ये, अपने हाथों से तो शायद वो बहुत ही कम लोगों को टच करते थे, बाकी उनके सारे अपने आदमी ही उनके राइवल्स के इन छोटे मोटे आदमियों के लिए काफ़ी होते थे। राज ने पहले ही मार मार के बेचारे का थोबड़ा बिगाड़ रखा था और ऊपर से उसकी नज़रों में जो डर था, लगातार रोए जा रहा था वो आदमी। तभी मिस्टर एडी आराम से अपने चेयर पर लीन होकर के उसकी तरफ देख करके हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी आंखों में आंखें डाल करके बात करोगे? कोर्ट में तो बहुत हिम्मत मिल रही थी तुम्हें। कौन था तुम्हारा सपोर्टर? बुड्ढा ठाकुर या फिर क्या नाम है उसका? तभी राज कहते हैं, नीतीश नीतीश रघुवंशी। नीतीश रघुवंशी। तो क्या लगता है उनको कॉल करो, बचा लेंगे वो तुम्हें मुझसे? वो आदमी जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना मिलाकर कहता है, नहीं, गलती हो गई साहब, आइंदे से कभी ऐसा। लेकिन इस बात का जवाब वो बीच भी देते हुए कहते हैं, आइंदा से का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है आज तुम बचने वाले हो? वो अपने हाथ को जोड़ना चाह रहा था लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। तभी वो उस पर तरस खाते हुए कहते हैं, रांच उसके हाथ खोल दो, शायद कुछ कहना चाह रहा है बेचारा। ये सुनते ही रांच तुरंत ही उसके दोनों हाथों को खोल चुके थे। वो तुरंत ही अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है, माफ कर दीजिए, रहम करिए। लेकिन एडी रहम करे वो भी अपने इस ऑपोजिशन बंदे पर। एडी से रहम मांगने का मतलब है कि तुम मुझसे मौत मांग रहे हो अपनी, क्योंकि मेरे गुस्से को झेलना मौत से ज़्यादा बदतर हो जाएगा। तो मार दूँ तुम्हें? कि सुनते वो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहता है, नहीं नहीं साहब, आइंदा से कभी
कभी नहीं होगा। हम आपके आपके साथ रहेंगे और नीतीश के बारे में सब कुछ बताएंगे। वो उसकी सारी कमज़ोरी मुझे पता है साहब। ये सुनते एडी हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम तो पार्टी इतनी जल्दी बदल ली है, लगता तो है काम के बंदे हो। ये सुनते वो आदमी खुश होते हुए कहता है, हाँ हाँ साहब, हाँ मैं आपको वो रघुवंशी खानदान के सारे उसके सारे काले चिट्ठे बताऊंगा साहब, और आप जो कहोगे वो करूँगा। एडी खड़े होते हुए इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जो कहूँगा वो करोगे? वो अपने चेहरे को जल्दी जल्दी हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ 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 साहब, करूँगा, सब करूँगा। तरफ देखते हुए कहते हैं, बगल वाले कमरे में क्या है रांच? राज जो कुछ सोचता है और फिर धीरे से कहता है, सर वो वहाँ पर आपने बहुत सारे सांप रखवा हैं और उसमें 2-3 अजगर। ये सुनते ही वो आदमी एकदम से अब सुसुई करने वाला था। वो जल्दी से एडी का पैर पकड़ना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अब अपने चेयर को लिए दिए गिर चुका था। लेकिन वो तुरंत ही अपने पैर से उसके सर पर जोर से मारते हुए कहते हैं, ओह स्टे अवे। तुम एक काम करो रांच, इसे उसी कमरे में ले जा करके फेंको और जो कैमरा लगा हुआ है इसके रिकॉर्डिंग क्लिप्स मिस्टर रघुवंशी और उस ठाकुर को भेज देना। मूवी आने से पहले एक ट्रेलर आना ज़रूरी है, वरना अचानक कि उन लोग की मौत आएगी तो घबरा जाएंगे वो लोग। पता चल जाने दो कि मौत उनके बहुत करीब आ चुकी है।